कल हमने 2 एप्लीकेशन की थी आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन की। जो थर्ड एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है वो हम आज करेंगे, और एक आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो ये 3 तो आपके सिलेबस का पार्ट ही है और वो अक्सर पूछा जाता है, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, डबल पेंडुलम वाला केस, तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। उसके अलावा जितने भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में जो दिए हुए हैं और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दूसरी बुक में से, वो आपने करके देखनी है। उनके लिए लैग्रेंजियन फंक्शन लिखना है और इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के देखनी है। बेसिकली तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि वही मेन काम होता है हमारा। उसके बाद तो हमने सिर्फ एल की वैल्यू लिखनी होती है और उसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनानी होती है। ठीक है, तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है ये क्या है, आपकी एटवुड्स मशीन। तो हमने आपका जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, आपकी बुक में इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, कि इस तरह का ये जो सेटअप है, इस सेटअप में जो मोशन होता है इन दोनों मासेस का, तो जो एक्सेलरेशन डेवलप होती है ड्यूरिंग दैट मोशन, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बताई हुई है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि एक्सेलरेशन जो डेवलप होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इन अटैच्ड मासेस ऑफ द मशीन। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटवुड्स मशीन होता क्या है आपका। तो एटवुड्स मशीन आपका एक तरह का कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, जिसमें 2 मासेस होते हैं आपके पास, M1 और M2, और एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से हमने इनको ऐसे हैंग किया हुआ होता है। तो ये कोई सपोर्ट है, उस सपोर्ट से हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली यहाँ पे लगाई हुई है, और उस पुली के ऊपर से एक वायर की हेल्प से उस वायर के दोनों एंड्स पे 2 मासेस लगा दिए हैं, M1 और M2, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो 2 मासेस हमने लगा रखे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन इन मासेस का, मान लो आप बाहर से इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फोर्स ना लगाओ, इसको एक्सटेंड ना करो, उस केस में भी अगर ये मासेस आपके डिफरेंट डिफरेंट इनका मास है, डिफरेंट डिफरेंट वेट है इनका, तो जो भी ज्यादा आपका वेट होगा वो क्या करेगा, लो जो कम वाला वेट है उसको नीचे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा। और उसके बाद जब हम एक मास को ऐसे एक्सटेंड कर रहे हैं या फिर उसके दूसरे के वेट की वजह से वो एक्सटेंड हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से दूसरा मास आपका वापस से उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। और जब वो वापस उसी कोशिश करेगा उसमें आने की, तो वहां पे इस वजह से जो आपकी ये मीन पोजीशन है, जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, उसके अबाउट ये मासेस आपके अप एंड डाउन ऐसे मूव करना शुरू कर देंगे। तो वो जो मोशन होगा आपका 1 डायमेंशनल मोशन, उस मोशन को ही आपने यहाँ पे उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। ठीक है, ये दोनों मासेस सेम भी हो सकते हैं, M1 और M2 हमारे सेम मासेस भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। तो ये इस तरीके का आपका सेटअप है, और ये जो पोजीशन आपकी यहाँ पे S से हमने इसको सपोर्ट देके हैंग किया हुआ है इस पुली को, और ये फ्रिक्शनलेस पुली है। फ्रिक्शनलेस पुली का मतलब है कि किसी तरीके का फ्रिक्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये जो मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट है इसके ऊपर से, उसमें क्या होगी, थोड़ी बहुत रुकावट आ जाएगी। तो फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो फ्रिक्शन लेस पुली हमने लेनी है और उसके ऊपर से इन मासेस को हैंग करना है। ठीक है, तो वो फ्रीली आपका मूव कर रहे हैं आपके मासेस, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी के इफेक्ट में ये आपके मासेस यहाँ पे मूव करेंगे अप एंड डाउन। ठीक, और उसमें अब मान लेते हैं कि ये जो आपने वायर ली है, जिसके दोनों एंड्स पे आपने ये मासेस लगा रखे हैं, उसकी लेंथ हम ले रहे हैं स्मॉल एल से, कि स्मॉल एल इसकी लेंथ है। जिस पुली के ऊपर से हमने इस वायर को हैंग किया हुआ है, उस पुली का रेडियस मान लेते हैं कि स्मॉल आर है रेडियस। आप इसे कोई भी पैरामीटर ले सकते हो, ए भी कह सकते हो इसे, आर यहाँ पे हम ले रहे हैं तो आर भी कह सकते हैं। अब उसके बाद ये पी सेंटर है आपकी पुली का, सेंटर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी पास हो रही है, इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेफरेंस लेवल है। इस रेफरेंस लेवल के विद रिस्पेक्ट टू आप वेरियस डिस्टेंसेस लेने वाले हो। ठीक है, तो अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से M1 मास हमारा जितनी लेंथ पे है, इस लेंथ को मैं y1 कह रही हूँ। आप इसको L1 भी ले सकते हो, x1 भी ले सकते हो, y1 भी ले सकते हो, आप कोई भी यहाँ पे टर्म ले सकते हो। ठीक है, और दूसरे एंड पे यहाँ पे रेफरेंस लाइन से जो दूसरा मास हमारा है M2,
जिसकी कि बी पोजीशन है, वहां तक का जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम में से हमारा कुछ पोर्शन जो है वायर का, वो कहाँ से जा रहा है, आपका इस पुली के ऊपर से जा रहा है। तो वो पुली के ऊपर से जो जा रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सेमी सर्कल यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो कुछ लेंथ तो हमारी इस सेमी सर्कल को कवर कर रही है, और कुछ जो आपकी फ्री है उसके बाद सेमी सर्कल के बाद में है, उसको हमने y1 और y2 से मार्क कर लिया है। ठीक है, ये हमने इसको y1 और y2 सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम एक की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में लिख सके, क्योंकि L तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, जो वायर की लेंथ है ये तो कांस्टेंट है, और उसी वायर की लेंथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स में, ये y1, दिस लेंथ, ये सेमी सर्कल की जो लेंथ है आपकी, हाफ सरकमफ्रेंस कह लो आप इसको इस सर्कल की, तो वो हाफ सरकमफ्रेंस, और दोबारा से ये y2। तो टोटल लेंथ को हम इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं। एंड एज L इज कांस्टेंट, हम एक y1 की वैल्यू या y2 की वैल्यू दूसरे की टर्म में लिख पाएंगे। तो इससे आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फिर एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन आपको वहां पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल लेंथ L को आप किस तरह से लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन में जैसा लिखा हुआ है इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 एंड प्लस जो यहाँ पे आपका सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसकी वैल्यू आप लोग लिख लीजिए। 2 पाई r होती है सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल की, तो सेमी सर्कल की क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर, अगर r इसका रेडियस है तो आप इसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू टोटल लेंथ के बराबर L के इक्वल लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से आपने क्या करना है, L y1 की वैल्यू या y2 की वैल्यू आप किसकी टर्म्स में लिख लो, L माइनस पाई आर माइनस y2। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी नहीं है आपकी, लेकिन आपने ये इसको लिख लेना है कि y2 कैन बी रिटन एज, y2 को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा रहने दो, L माइनस पाई आर माइनस y1। ठीक है, इसको आपने लिख लेना है। उसके बाद में इसी y1 और y2 का फर्स्ट ऑर्डर का जो डिफरेंशिएशन होगा उसकी वैल्यू आप लिख लोगे। तो उस एक्सप्रेशन से ही ये वैल्यू लिखी हुई है आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, कि भाई जो वेलोसिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है इन दोनों डिस्टेंसेस के विद रिस्पेक्ट टू, वो वेलोसिटी की वैल्यू आपने लिख ली और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, जब आप एक कोऑर्डिनेट को दूसरे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दोगे तो आप ये कहोगे कि जो हमारा y1 है, y1 इज द ओनली इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एज y2 डिपेंड्स अपॉन y1। y2 की वैल्यू लिख रहे थे ना y1 की फॉर्म में, तो सिर्फ y1 ही आपका एज अ जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट फिर बिहेव करेगा, और y1 के विद रिस्पेक्ट टू ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे निकालोगे। अब आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, दोनों ही मासेस में आपको उनका मास पता है, और अभी अभी आपने उनके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू लिखी थी, तो आप वेलोसिटी की वैल्यू भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखोगे दोनों मासेस के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर मास m1 क्या हो जाएगी हमारे पास, 1/2 मास m1 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो y1 डॉट का स्क्वायर लिख लिया हमने। ठीक इसी तरह से हम जो हमारा दूसरा मास है m2 मास, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 मास 1/2 m2 इंटू में y2 डॉट का स्क्वायर, और अभी भी आपने देखा था कि y2 डॉट माइनस y1 डॉट के बराबर है, तो y2 डॉट स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, y1 डॉट स्क्वायर। एज स्क्वायर है तो माइनस टर्म यहाँ पे हमारी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा सिस्टम जो है उसमें दोनों ही मासेस हमारे लगे हुए हैं, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी सिस्टम की, दिस प्लस दिस, T1 प्लस T2। तो आप इसे लिख लोगे 1/2 m1 y1 डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 m2 y1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब 1/2 और y1 डॉट स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है इसमें से, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे 1/2 y1 डॉट स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख लेंगे मासेस का सम m1 प्लस m2। ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए
हम हमारा जो डायग्राम था एक बार वही देखते हैं वापस से। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कैसे लिखनी है आपने पोटेंशियल एनर्जी। आप किसी भी पर्टिकुलर हाइट के लिए जैसे आप सिंपल फॉर्मूले से लिखते हो m इंटू जी इंटू दैट हाइट mgh करते हो, तो वो mgh की जगह पे यहाँ पे आपने जो रेफरेंस लेवल अपना डिफाइन किया है उस रेफरेंस लेवल के विद रिस्पेक्ट टू देख लोगे आपका मास कहाँ पर है। तो मास m1 कहाँ पे है, y1 डिस्टेंस पे है, और m2 कहाँ पे है, y2 डिस्टेंस पे है। और ये दोनों ही कहाँ पे हैं आपके, बिलो रेफरेंस लेवल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसे आप कह रहे हो कि ये आपकी रेफरेंस लेवल है। तो रेफरेंस लेवल से नीचे वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं उन्हें हमने नेगेटिव साइन के साथ लेना होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप -y1 यूज करोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हुए, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हुए इसको -y2 यूज करोगे। तो आप दोनों ही मासेस के विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख लो सबसे पहले, एंड दैट विल बी V1 फॉर मास M1 माइनस M1G(y1) हो जाएगा, और V2 की वैल्यू आ जाएगी -M2G(y2). ठीक है, यहाँ पे रीजन भी आपकी स्पेसिफाई कर दी है कि नेगेटिव साइन इज टेकन एज द पोजीशन ऑफ मासेस लाइंग बिलो द रेफरेंस लेवल, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल के नीचे थे इसलिए दोनों ही वैल्यू हमारी नेगेटिव साइन के साथ है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों मासेस की वजह से दोनों को हम सम कर देंगे, तो V1 प्लस V2 कर देंगे, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी -M1G(y1) माइनस M2G(y2). अब देखो इसमें y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है, तो आपने वहां पे y2 की वैल्यू लिखी थी y1 की टर्म्स में, वो उसको पुट कर दोगे यहाँ पे L माइनस पाई आर माइनस y1। ठीक है भाई, अब इसमें आपके पास एक ही वेरिएबल है, बाकी की सारी जो भी टर्म आएंगी वो कांस्टेंट टर्म होंगी। तो आपने क्या करना है कि y1 जो वेरिएबल है इसकी जो टर्म है उसको तो इकट्ठा करके लिख लोगे और बाकी जो चीजें हैं उनको एक जगह लिख लोगे। तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर M2G को, तो फर्स्ट टर्म में आएगा -M2GL प्लस M2G(r) एंड प्लस M2G(y1). ठीक है, अब फर्स्ट और जो लास्ट टर्म है इसको कंबाइन करके लिख देते हैं। एज आपकी जो टर्म थी पहले से नेगेटिव थी ना, इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ले लिया, अदरवाइज आप इसको वैसे भी लिख सकते हो M2 माइनस M1, किसी भी तरह आप लिख सकते हो इसको। तो इसको हमने लिख लिया -M1 माइनस M2 इंटू G(y1), और इसके अलावा जो टर्म है उसको इकट्ठा लिख लिया। M2G दोनों में कॉमन आ रहा था इसलिए M2G को कॉमन ले लिया, L माइनस पाई आर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा टर्म हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, M2 भी कांस्टेंट है, मास है, G भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेंथ भी कांस्टेंट है वायर की, पाई इंटू आर की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो इसको हम एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को क्या लिख दिया, इस पूरे के पूरे को V0 से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट था और कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो 0 हो जाने वाला है, इसलिए इसको इकट्ठे लिख दिया, आपका बार बार लिखने की बजाय इसको V0 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, अब अपने एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि आपकी जो बुक है उस बुक में जहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है वहां पे उन्होंने जो रेफरेंस लेवल माना है, उन्होंने ये कहा है कि भाई रेफरेंस लेवल से ऊपर आपका ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं उनको सम करके लिखा हुआ है। तो आप उसको लें या ना लें, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम 0 से शुरू कर रहे हैं इसलिए हमने आगे कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप 0 से ही शुरू करके चीजें लिखोगे, वो कांस्टेंट वैल्यू अगर आप नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने रेफरेंस लेवल माना है कि यहाँ से रेफरेंस लेवल है और यहाँ हम ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, 0 से चीजें मेजर करनी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख लेनी है। अब क्या होता है हमारा काम, लैग्रेंजियन में इसको पुट करना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आप पुट कर दोगे। जैसे ही माइनस पोटेंशियल एनर्जी करोगे इसका साइन क्या हो जाएगा, आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू y1 डॉट स्केयर प्लस m1 माइनस m2 g इंटू y1 माइनस v0। ठीक, अब इस पूरी एक्सप्रेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि y1 ही वेरिएबल है। अब क्या करना होता है, हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है, एक बार y1 के विद रिस्पेक्ट टू, एक बार y1 डॉट के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक, तो आप दोनों वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे, डेल L बाई डेल y1 डॉट, ये हमने निकाल लिया। अब डेल y1 डॉट
कि विद रिस्पेक्ट टू जब आप कैलकुलेट करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो सिर्फ इसी टर्म का डिफरेंशिएशन लिखना है, बाकी कहीं पर भी y1 डॉट नहीं है तो वो सारे के सारे टर्म्स एज कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगी 1/2 m1 प्लस m2 2y1 डॉट, 2 से 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या रहेगा हमारे पास m1 प्लस m2 y1 डॉट। ठीक, फिर क्या लिख लेना है आपने, डेल एल बाई डेल y1 की वैल्यू लिख लेनी है। एंड इस समय y1 डॉट एज कांस्टेंट है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और सिर्फ इस टर्म का डेरिवेटिव आपने लिखना है। v नॉट भी कांस्टेंट है, इसका भी 0 हो जाएगा और फर्स्ट टर्म का भी 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव इसका लिख लोगे सिर्फ, और यहाँ पे x की तरह से सिर्फ y1 अपीयर हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा m1 माइनस m2 इंटू जी। तो ये हो गए आपके दोनों डेरिवेटिव। इनको आपने कहाँ पुट करना होता है, लैग्रेंजियन इक्वेशन में पुट करना होता है। पुट करने से पहले इसका क्या करना होता है, हमें टाइम डेरिवेटिव लिखना होता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल डेल y1 डॉट। तो इसका डी बाई डी टी करोगे तो y1 डॉट जहाँ पे है यहाँ क्या आ जाएगा, y1 डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप इसे लिख लीजिए या सीधे इसको इक्वेशन में पुट कर दो। तो इक्वेशन में पुट करने से पहले डी बाई डी टी कर दिया डेल एल बाई डेल y1 डॉट का, और इसको पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आएगा, m1 प्लस m2 y1 डॉट की बजाय y1 डबल डॉट, माइनस, बीच में माइनस का साइन होता है आपकी इक्वेशन में, माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी, जो इसकी वैल्यू थी सेकेंड डेरिवेटिव की। तो इसे भी आपने लिख लिया। अब y1 डबल डॉट क्या है आपका, डी स्क्वायर y1 बाई डी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गई है। तो जो भी एक्सेलरेशन डेवलप होती है अगर उसकी वैल्यू आपने लिखनी है तो आप क्या करोगे, y1 डबल डॉट की वैल्यू लिख दोगे। तो y1 डबल डॉट हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू में g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो लास्ट आपकी एक्सप्रेशन आई है, आपको ये लिख के भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि भाई एक्सेलरेशन क्या डेवलप होगी एटवुड्स मशीन में, या फिर जब आपसे पूछेंगे वहां पे मान लो यहाँ पे आपका L1 लिखा हुआ होगा, L1 डबल डॉट, तो उस समय तो आपने डिस्टेंसेस को L1 और L2 ही लेना है। X1 लिखा होगा या X लिखा होगा तो मतलब कि मुझे X की टर्म्स में वैल्यूज लेनी है, और कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ सीधे आपसे पूछा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है और यही आपकी जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है, यही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी और यही आपकी एक्सेलरेशन डेवलप्ड होगी इस केस में। ठीक है भाई, तो इस तरह से इसको आपने कैलकुलेट करके देखना है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का मतलब जो इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे आज, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा आपका, तो इसलिए उसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, डबल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा हो अगर किसी वर्टिकल प्लेन में, तो उसकी लैग्रेंजियन लिखना। आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि लैग्रेंजियन की वैल्यू लिख के दिखाओ किसी सिस्टम के लिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी लिखो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखो और फिर एल की वैल्यू लिखो T माइनस वी करके, सिर्फ इतना सवाल भी पूछा जा सकता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन अगर कह रहे हैं तो हमें पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम का केस हमने कल किया था। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग थी, उसके एक एंड पे हमने एक पॉइंट मास लगा दिया था और दूसरे एंड को हमने फिक्स कर दिया था, और उसके बाद हम उसको वर्टिकल प्लेन में मूव करा रहे थे। तो वो जो मोशन था वो तो था आपका सिंपल पेंडुलम का मोशन। अब उसी तरह से ही वर्टिकल प्लेन में आपने किसका मोशन डिस्कस करना है, डबल पेंडुलम का मोशन डिस्कस करना है। तो सबसे पहले डबल पेंडुलम होती क्या है, सिंपल पेंडुलम में जहाँ पे एक पॉइंट मास था, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 2 पॉइंट मास होते हैं। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ही होती है हमारी, कोई इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है हमारे पास किसी लेंथ की, और उसके दोनों एंड्स पे, जहाँ एक एंड पे मास लगाया हुआ था, यहाँ पे दोनों एंड पे हमने क्या लगाए होते हैं, आपके मासेस लगाए हुए होते हैं। तो अ डबल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ 2 masses connected by an inextensible light rod. The system of 2 masses in the rod is suspended by another inextensible and weightless rod fastened to one of the masses. ठीक है, कोई दूसरी, अब ये तो सॉरी
ये देखिए, ये है आपकी कोई इनएक्सटेंसिबल रोड L2 जिसकी लेंथ है और जिसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हुए हैं, दो मासेस लगे हुए हैं M1 और M2। इसको हम बोलते हैं डबल पेंडुलम। ठीक है, और इस डबल पेंडुलम को हमने कैसे सस्पेंड करना है या कैसे इसको हमने लगाना है, किसी दूसरी L1 लेंथ की इनएक्सटेंसिबल हमने वायर लेनी है या रोड लेनी है, और उस रोड को हमने उसका एक एंड तो इस मास से अटैच कर देना होता है और दूसरा एंड हमने फिक्स कर देना होता है। तो ये जहाँ पे O बनाया हुआ है आपका, ये आपका फिक्स्ड एंड है L1 का, और दूसरे एंड पे आपने ये डबल पेंडुलम अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और अब इसको इस वर्टिकल प्लेन में आपने मूव करवाना है। तो अब जब आप इस वर्टिकल प्लेन में इसको स्लाइटली जब डिस्प्लेस कर दोगे, M2 मास को पकड़ के स्लाइटली हम इसको वर्टिकल एंगल से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, तो उसमें L2 जो आपका रोड है ये भी डिस्प्लेस होगा थोड़े से एंगल से, और जो आपका ऊपर वाला जो रोड है ये भी स्लाइटली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक सिचुएशन हमने मान ली है कि L1 जो हमारी रोड है वो तो θ1 एंगल से डिस्प्लेस हो गई है वर्टिकल से। OY आपका रेफरेंस लाइन बना दी है यहाँ पे, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट को या फिर मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। उस मीन पोजीशन से θ1 एंगल से आपने L1 को डिस्प्लेस कर दिया है, और θ2 एंगल से वो क्या हो गया आपका L2 जो रोड है वो डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, इस एंगल को दिखाने के लिए आप अगेन क्या करोगे, M1 से यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लोगे इसके पैरेलल, OY के पैरेलल, और जो एंगल बनेगा उसको हम कह देंगे कि ये θ2 एंगल है जिससे हमारी सेकेंड रोड एक्सटेंड हुई है। ठीक है भाई, तो ये इस तरह की सिचुएशन होगी। अब आपके पास दो मासेस है यहाँ पे, M1 और M2। तो सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करो, एक मास को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि हमने प्लेन में इस चीज को लगाया हुआ है, तो प्लेन में हमें पता है कि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो मास M1 को डिफाइन करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, और इसी तरह से मास M2 को डिफाइन करने के लिए भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए x1 और y1, और जो दूसरा मास है आपका उसके कोऑर्डिनेट लिख लिए x2 और y2। ठीक है, ये तो हो गया आपके सिंपल कोऑर्डिनेट। चार आपने कोऑर्डिनेट डिफाइन किए हैं, इसका मतलब क्या है कि पूरे सिस्टम की को डिफाइन करने के लिए आपको चार इक्वेशन ऑफ मोशंस बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपने एंगल लिए हैं वर्टिकल के साथ जो डिस्प्लेस हो गई आपकी L1 और L2, θ1 और θ2, तो θ1 और θ2 को हम एज जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं, और x1 y1 x2 y2 की वैल्यू लिख लेते हैं θ1 और θ2 की टर्म्स में। ठीक है भाई, कैसे लिखोगे ये वैल्यू, ये लेंथ यूज करोगे, ये L1 जो है ये लेंथ यूज करोगे और ये एंगल यूज करोगे, और अगेन आप ये L2 यूज करोगे और ये θ2 यूज करोगे, और जो ये डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम में x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज लिख लोगे। तो सबसे पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे वैल्यूज लिखी हुई है। x1 और y1 है, ये हो गया आपका डिस्टेंस y1, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, x1 है। ठीक, तो जैसे आप सिंपल कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग, ये मान लो आपका वेक्टर है L1, और इसके x1 अलोंग और परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखना है, या तो बिल्कुल उस तरह से लिख लीजिए, या फिर आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो। θ1 है यहाँ पे तो cos θ1 और sin θ1 इसकी वैल्यू लिख लो, तो आपके पास x1 और y1 की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक, अब जो हमारा दूसरा मास है उसमें एक तो ये वर्टिकल डिस्टेंस यूज हो रहा है y2 की वैल्यू हम L2 की फॉर्म में सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, उसमें यहाँ तक का डिस्टेंस तो L2 की टर्म्स में आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से रिपीट हो रहा है, तो y2 को आप दो पार्ट्स में लिखोगे, y1 प्लस दिस वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है भाई, और सिमिलरली इसी तरह से जब x2 की वैल्यू लिखोगे, ये टोटल लेंथ, तो इसमें भी आपके पास दो टर्म्स आएंगी, उसमें एक तो आपका x1 यूज होगा, और दूसरी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आप L2 और θ2 की टर्म्स में लिखोगे वो यूज होगा। ठीक है, तो नीचे देखिए इसकी आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं दोनों ही xy प्लेन में। x1 को हम कैसे लिखेंगे, L1 sin θ1, और y1 को L1 cos θ1।
ठीक। और जब x2 की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो x1 ही लिखना था, और अगला डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, L2 sin थीटा 2 हो जाएगा। तो L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2। और सिमिलरली y2 विल बी इक्वल टू L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। तो आपने अपने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, जो आपके 4 कोऑर्डिनेट्स थी, इसमें 2 कोऑर्डिनेट तो थीटा 1 की फॉर्म में लिख लिए और 2 कोऑर्डिनेट थीटा 1 और थीटा 2 की फॉर्म में लिख लिए। तो आपका जो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम था उसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको 4 के बजाय 2 इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी होंगी, एक थीटा 1 के टर्म्स में आएगी और दूसरी थीटा 2 के टर्म्स में आएगी। ठीक है। अब इसके बाद काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेलोसिटीज की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे, आपने ये जो भी कोऑर्डिनेट लिखे हैं इनका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिख दोगे, x1 डॉट, y1 डॉट, x2 डॉट और y2 डॉट, ये सारी वैल्यूज लिख लोगे। तो ये वैल्यूज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखो आप x1 डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L1 साइन थीटा 1, इसका हमने क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन लिखना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हमने लिखा कॉस थीटा 1 इंटू में डी थीटा बाई डी टी आता, तो उसकी जगह आपने कर दिया थीटा 1 डॉट। ठीक है। इसी तरह से y1 का डिफरेंशिएशन लिख दोगे, y1 डॉट विल बी इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, तो पहले नेगेटिव का साइन लगाया, L1 कांस्टेंट है, L1 ऐसे ही लिखा रहेगा, cos थीटा की जगह पे साइन थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट। ठीक है, ये लिख लिया आपने वैल्यू। अब क्या करोगे, x2 डॉट और y2 डॉट की वैल्यू लिख लोगे। पहला जो डिफरेंशिएशन है ये तो आपने अभी ऊपर किया है, इसको रिपीट कर दो, L1 cos थीटा 1 डॉट प्लस में L2 cos थीटा 2 थीटा डॉट 2। ठीक है भाई, दोनों का डिफरेंशिएशन लिख लिया आपने बारी बारी से। y2 में दोनों ही टर्म्स हमारी नेगेटिव साइन के साथ आएंगी, क्योंकि यहाँ भी cos है और यहाँ पे भी cos है, तो माइनस L1 साइन थीटा 1 इंटू थीटा 1 डॉट माइनस L2 साइन थीटा 2 डॉट। ठीक है, तो आपने सभी वेलोसिटीज की वैल्यूज लिख ली है। अब इसके बाद में जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे, हम सिर्फ यहीं तक करेंगे आज, काइनेटिक एनर्जी लिखने तक। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, जब आपको मास m1 के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, उसमें 2 टर्म्स आएंगी, एक x1 के विद रिस्पेक्ट टू और दूसरी y1 के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि उसकी 2 पॉसिबल वेलोसिटीज हो सकती हैं, 2 कोऑर्डिनेट है उसके। तो आपके पास उस टर्म में 1/2 m1 x1 डॉट स्क्वायर आएगा, प्लस में 1/2 m1 y1 डॉट का स्क्वायर आएगा। तो इसमें से m1 आपका कॉमन ले रखा है और उसको लिख दिया x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से m2 के लिए भी आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स थे, एक तो x2 था और y2 था, तो उसी तरह यहाँ पे x2 डॉट भी आएगा और y1 डॉट का स्क्वायर भी आएगा। तो 1/2 m2 x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ये आपकी सिंपल कोऑर्डिनेट में इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती। अब हमने इस टर्म में तो नहीं लिखना, हमने इन सभी वैल्यूज को किस में पुट कर देना है, थीटा 1 थीटा 2 की टर्म्स में पुट कर लेना है। तो आप बारी बारी से x1 डॉट स्क्वायर, y1 डॉट स्क्वायर, x2 डॉट स्क्वायर और y2 डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे। तो जब पहली आपकी टर्म है, इसमें तो आपके पास क्या है, सिंपल वैल्यूज ही है, इसका स्क्वायर करके लिखना है आपने, L1 cos थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो L1 का स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा और थीटा 1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, दूसरी जो टर्म है नेगेटिव साइन है, ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, तो L1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 और थीटा 1 डॉट का स्क्वायर। अब यहाँ पे L1 का स्क्वायर और थीटा 1 डॉट का स्क्वायर, ये तो पूरा का पूरा आपके पास बाहर कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद बचेगा क्या ब्रैकेट में, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी यूज करके आपके पास सिर्फ क्या चीज रहेगी, ये जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है 1/2 m1 L1 का स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी किसमें रिड्यूस हो गई, 1/2 m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, इसमें रिड्यूस हो गई। अब इसके बाद जो हमारी सेकंड टर्म है, इसमें देखिए आपको a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा दोनों ही टर्म्स में। तो यहाँ पे आपने पहले लिख लिया L1 cos थीटा 1
θ1 डॉट प्लस L2 cos θ2 डॉट का स्क्वायर, ये लिख लिया आपने इसका स्क्वायर। और इसी तरह से आप दूसरी टर्म में भी लिख दोगे स्क्वायर। आप बेशक बाहर माइनस कॉमन निकाल के इसका स्क्वायर करोगे ना, तो दोनों ही टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, प्लस की। या आप इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर लिखोगे, वो भी क्या आएगा आपका, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। इसमें कंप्लीट सॉल्व करके इसने दिखा नहीं रखा है, आपको ये अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करके लिखना है और फिर देखना है कि इसकी वैल्यू यही आती है या फिर नहीं आती। ये क्या होगा, इसको ओपन करोगे तो L1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 और θ1 डॉट का स्क्वायर प्लस में L2 का स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 डॉट का स्क्वायर प्लस में 2L1 L2 cos θ1 cos θ1 डॉट θ2 डॉट, ये पूरी टर्म्स इसमें आप लिखोगे। उसके बाद में इसी तरह से इसको भी लिखोगे, L1 का स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 और θ1 डॉट का स्क्वायर प्लस में L2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 डॉट का स्क्वायर एंड अगेन प्लस 2L1 L2 sin θ1 sin θ1 डॉट θ2 डॉट, पूरी टर्म्स लिखोगे। अब इसमें पेयर्स बना बना के आपने sin स्क्वायर θ1 cos स्क्वायर θ1 जो दो टर्म्स में होगा उसको इकट्ठे लिखना है। अगेन cos स्क्वायर θ2 sin स्क्वायर θ2 वाली दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिखना है। उनको सॉल्व करोगी तो ये पहली दोनों टर्म्स बनेंगी, L1 स्क्वायर θ1 डॉट का स्क्वायर प्लस में L2 स्क्वायर θ2 डॉट का स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो आपकी 2ab वाली जो दोनों टर्म्स आती हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, 2L1 L2 cos θ1 cos θ1 डॉट θ2 डॉट प्लस में 2L1 L2 sin θ1 sin θ1 डॉट θ2 डॉट। ठीक है भाई, अब जो लास्ट की टर्म है इसे भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, cos A cos B इंटू साइन A sin B दैट वाज इक्वल टू cos A माइनस B के बराबर होता है। तो आप जो कॉमन टर्म्स हैं उनको बाहर लिख लो और इनको इकट्ठा कर दो, cos θ1 cos θ2 प्लस में sin θ1 θ2, इसको पुट कर दीजिए cos θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो इस टर्म को आपने इस तरह से रिड्यूस कर लेना है। तो ये हो गई आपके सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको ये देखना था कि मास m1 आपका कितने बिलो है रेफरेंस लेवल से और m2 कितने बिलो है। तो जैसे आपने सिंपल पेंडुलम के लिए किया था उस तरह से तो आपको इसे नहीं करना, आपको सीधे देखना है कि मास m1 हमारा, एक बार डायग्राम देखते हैं आपका, ये डायग्राम है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है जो x एक्सिस से पास हो रही है, OX जो है ये रेफरेंस लाइन है। मास m1 हमारा कितने बिलो है, यहाँ से y1 डिस्टेंस बिलो है और m2 कितने डिस्टेंस बिलो है, y2 डिस्टेंस बिलो है। तो आप इसकी जब लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएगी, m1g(y1) हो जाएगा और इसके लिए लिखोगे तो m2g(y2) हो जाएगा। और दोनों ही रेफरेंस लाइन के नीचे हैं तो दोनों आप किसके साथ लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ ही लिखोगे। और इस वाले केस में देखो ऐसे लिया हुआ है आपका कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू ली हुई है कि हमारा जो रेफरेंस लेवल है वो मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में L1 प्लस L2 डिस्टेंस बिलो है। तो ये आपका L1 प्लस L2 इसमें ऐड कर रखा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसे ऐड करो, आप सिर्फ ये मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस लाइन है और पहला जो हमारा मास है वो y1 डिस्टेंस बिलो है और दूसरा y2 डिस्टेंस बिलो है और y1 और y2 की दोनों की वैल्यू आपने लिखी है θ1 θ2 की टर्म्स में, उन दोनों को पुट कर दो। तो ये L1 प्लस L2 आपने नहीं लिखना है जब आप लिखोगे, तो ये लाइन भी आपने यहाँ पे ऐसे नहीं डिफाइन करनी, आपने सीधा सिर्फ ये लिखना है कि OX हमारा रेफरेंस लेवल है और y1 डिस्टेंस पे मास m1 है और y2 डिस्टेंस पे मास m2 है। उन दोनों की विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस m1g(y1) और माइनस m2g(y2). ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि दोनों ही मासेस रेफरेंस लाइन के नीचे हैं। ठीक है भाई, तो ये L1 प्लस L2 आपने यहाँ पे नहीं लिखना है। तो अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिख ली है। इससे आगे का जो सोल्यूशन है ये हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको जो किया हमने, इसको एक बार आपने ध्यान से करके देखना है, उसके बाद आगे का हम समझेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आप अपनी कॉपी में एक बार सॉल्व करके देखोगे कि ये इस इक्वेशन में रिड्यूस होता है या फिर नहीं होता है।